नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं, लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि थोड़ी सी आर्थिक मदद भी हमारी करें, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे संजय सिंह से। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद भी है। पिछले दिनों संजय सिंह के 3 सहयोगियों के घरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़े और आप सबको याद होगा कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें संजय सिंह का नाम आया था। उसके बाद संजय सिंह ने एक डिफेमेशन, मानहानि का मुकदमा किया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से यह कहा गया था कि दरअसल ये जो पूरा मामला है वो टाइपिंग की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। उनके अपने साथियों के यहाँ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़े उसके बाद संजय सिंह ने अपने घर के बाहर 2 पोस्टर बड़े दिलचस्प चिपका दिए हैं। एक पोस्टर में कहा है, कृपया संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें वरना ईडी का छापा पड़ सकता है, जिसमें संजय सिंह खुद दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा पोस्टर है, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करें ये तो अलग तरीके का मसला है, लेकिन इसके साथ साथ संजय सिंह आज की तारीख में विपक्षी एकता में भी बड़ी तेजी के साथ शिरकत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस आया, सरकार का अध्यादेश आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पलटने का काम हुआ, तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। कोलकाता से उड़कर फिर मुंबई गए। मुंबई में उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की। अब राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बातचीत करने या उनसे समय लिया है बातचीत करने का। तो एक तरफ खुद वो और उनकी टीम के लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के घेरे में है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अधिकार मिले थे उसको निरस्त करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, तीसरी तरफ विपक्षी एकता। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं खुद संजय सिंह से। संजय जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपके साथियों के यहाँ छापा मारा, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपका भी कोई इन्वॉल्वमेंट एक्साइज पॉलिसी के अंदर है, कुछ घोटाले के अंदर है जो तथाकथित? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा संजय जी, थोड़ा सा अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो ये कि एक्साइज पॉलिसी में 3 जगह चार्जशीट में, यानी कि पहली चार्जशीट दाखिल की तो मेरा नाम शामिल किया, दूसरी चार्जशीट में मेरा नाम शामिल किया, तीसरी में शामिल किया। उसके बाद मैंने खुद डिफेमेशन का नोटिस भेजा ईडी को। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी को डिफेमेशन का नोटिस भेजा और उन्होंने लिखित रूप से न सिर्फ मुझसे गलती मानी बल्कि कोर्ट में लिख के दिया कि लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब बड़ी अजीब बात है आशुतोष जी, अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? और एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार चार्जशीट में वही संजय सिंह कैसे लिखा जा सकता है? इसका मतलब जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे ये सारी कार्रवाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले पर, आपने देखा होगा कि मैं पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग कर रहा था। 19 राजनीतिक दलों के साथ एक साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के मैं लगातार जेपीसी की मांग कर रहा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, जो बहुत बड़ा घोटाला अभी भी मेरा मानना है। मैंने ईडी को आशुतोष जी 12 मेल किए, 1 2 नहीं 12 मेल किए कि मुझे टाइम दीजिए, कोयला के घोटाले, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से जो घोटाले हुए वो सारे कागजात ईडी के घोटाले से संबंधित देने। मुझे कभी नहीं टाइम दिया, कभी बुलाया नहीं। रीना गुप्ता जी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, उनके माध्यम से मैंने अपनी शिकायत भेजी और आज हालत ये हो गई है कि आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि जो लोग हमारे साथ रहकर मरीजों की सेवा का काम करते हैं, एम्स में किसी को दिखाना हो, गंगाराम में किसी को दिखाना हो, किसी को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, ऐसे अजीत त्यागी, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा,
इनके घर पे ईडी जा रही है, रेड मार रही है। कल्पना कीजिए आशुतोष जी, ईडी जैसी संस्था किसी के घर में रेड मारे तो रूह कांप जानी चाहिए कि पता नहीं क्या करोड़ों की बरामदगी होगी। तीनों के घर से 2-2 मोबाइल लेके चले गए। बताइए ये काम है ईडी का। अब धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे। तो हर आदमी एक तरह से नहीं होता, और मैं ये बहुत स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आप एक नहीं 1000 छापे मरवाइए। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। और आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं दीजिए, लेकिन अडानी के घोटाले पे जेपीसी की मांग हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का मामला हो, या चंद पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए को माफ करने का मामला हो, जो भी आप भ्रष्टाचार और गलत काम करेंगे उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा। ऐसी बहुत बदर घुड़कियां हमने अपनी जिंदगी में देखी है, और इसीलिए मैंने आज अपने घर के बाहर बड़ा सा बैनर लगवा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी का छापा पड़ सकता है। आज्ञा से नरेंद्र मोदी। अब तो मैं कह रहा हूँ फ्लाइट में भी मेरे बगल कोई ना बैठे, नहीं तो वो भी मेरा करीबी माना जाएगा, और ट्रेन के सफर में भी कोई साथ में ना बैठे, नहीं तो करीबी मान के उसको भी जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर 3 बार अगर चार्जशीट में आपका नाम आया तो कुछ तो कारण होगा ना, यूं ही तो कोई ईडी चार्जशीट में नाम नहीं डालेगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तो मैंने उस पर डिफेमेशन का नोटिस भेजा कि ये नाम हमारा है कि किसका है बताओ, और अगर ये नाम हमारा है तो क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। तो उन्होंने खुद लिख के दिया कि नहीं, हमने गलती से आपका नाम लिख दिया। गलती से एक बार लिखा जा सकता है, आप भी जानते हैं आशुतोष जी, कोई चार्जशीट फाइल होती है, एक दरोगा भी फाइल करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है, और आप एक सांसद का नाम शामिल कर रहे हैं। तो आपने पहली बार गलती कर दी, दूसरी बार कर दी, तीसरी बार कर दी। ये गलती नहीं थी, ये मुझे गिरफ्तार करने की प्रधानमंत्री की साजिश, बीजेपी की साजिश थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुंह तोड़ जवाब दिया। अब मुझसे कुछ नहीं मिला, मुझसे गलती मान ली, तो हमारे साथ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब वो सर्वेश मिश्रा, उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, अजीत त्यागी, उनकी माताजी की तबीयत बहुत खराब। आप जबरदस्ती जाके घंटों जांच कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? इतनी कायराना हरकत क्यों कर रहे हैं भाई? आप सीधे लड़िए ना, मुझे बुलाइए। तो आपने जो डिफेमेशन का नोटिस दिया था वो आपने ईडी को दिया था, ईडी के अधिकारियों को दिया था? ईडी के अधिकारियों को दिया था। ईडी के अधिकारियों को दिया था, मतलब ईडी को ही दिया था। और बाय नेम आपने किया था उनके खिलाफ? बाय नेम किया था, बाय नेम भेजा था। हाँ, तो उसमें क्या कोर्ट का क्या रुख था, और ईडी के अधिकारियों ने क्या लिखा उसमें? देखिए, जब उन्होंने का नोटिस दिया तो ईडी के अधिकारियों ने मुझे लिख कर दिया, ईडी के वकील के तरफ से जो हमारे पास सूचना आई, और फिर बाद में ईडी ने खुद लिखकर कोर्ट में दिया कि संजय सिंह का नाम पहली चार्जशीट में, दूसरी चार्जशीट में, तीसरी चार्जशीट में गलती से लिख दिया गया। दरअसल लिखना था राहुल सिंह, हमने लिख दिया संजय सिंह। ये उनकी सफाई थी, जो हास्यास्पद है, जो किसी के गले नहीं उतर सकती। एक सांसद का नाम, जो मैं अपनी पार्टी का लीडर भी हूं राज्यसभा में, ईडी जैसी संस्था चार्जशीट फाइल कर रही है। चार्जशीट कोई सामान्य चीज नहीं होती है, उसकी 5 बार 6 बार प्रूफ रीडिंग होती है, और उसके बाद आपने ऐसे शामिल कर दिया, और फिर बाद में कह दिया गलती हो गई। जब आप पकड़े गए, तो जब रंगे हाथों पकड़े गए तो कह रहे गलती हो गई। क्या ईडी के अधिकारियों ने माफी मांगी है? गलती मानी है, गलती मानी। उसके बाद उनकी बेशर्मी देखिए, कह रहे साहब हमने गलती मानी है, माफी नहीं मांगी। तो हमने कहा तो और बेशर्म हो तुम लोग कि गलती भी कर रहे हो इतनी बड़ी और माफी भी नहीं मांग रहे हो। तो क्या केस आपने विड्रॉ कर लिया, या केस अभी चल रहा अदालत में? नहीं, वो तो अभी आगे की स्टेज पे क्या करना है वो हमारे वकील लोग तय करेंगे। उसमें कानूनी कार्रवाई आगे क्या करनी है वो तय करेंगे। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर निश्चित रूप से न्यायालय में जाऊंगा। इस देश के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और आप किसी के घर में घुस के घंटों पूछताछ करें, उसको हैरेस करें, उसकी फैमिली को हैरेस करें, उसका फोन लेके चले आए, तो ये तो एक हैरेसमेंट की कार्रवाई है। और मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को भी जो हमारी चैट है इन हमारे साथियों के साथ, उसको दिखाइएगा कि कितने मरीजों के लिए मदद किया है इन बच्चों ने।
इन साथियों ने। बिल्कुल, लेकिन एक्साइज घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें आपके डिप्टी सीएम है वो जेल के अंदर है और पार्टी के कई और लोग भी जेल में हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही है, तो ये गंभीर सवाल है। तो जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बड़ा मजेदार है सारा घटनाक्रम। आपके माध्यम से भी ये खबरें आई हो कि साहब मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिया, 14 फोन तोड़ दिया। मैं भी हैरान हुआ कि 14 फोन कैसे तोड़ दिया। पता चला कि 4 फोन खुद ईडी वालों ने रखा है, एक सीबीआई वालों ने रखा, बाकी फोन चल रहा है और कह रहे 14 फोन तोड़ दिया, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन है। एक व्यक्ति है चंदन रेड्डी, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। उसने बाकायदा हाई कोर्ट तेलंगाना में एप्लीकेशन दिया, याचिका दाखिल की कि हमारे साहब दोनों कान के पर्दे फाड़ के जबरन बयान लिया। एक व्यक्ति है समीर महेंद्रू, उसके परिवार को धमकाया, उसने रिट्रैक्शन, उसने जाके कोर्ट में कहा हमसे जबरन बयान लिया। एक व्यक्ति है अरुण पिल्लई, उसने कोर्ट में जाके कहा कि हमसे जबरन बयान लिया। मेरा स्वयं का मामला देख लीजिए, मेरे बारे में फर्जी लिख दिया और हमारे 3 लोगों पे जो छापे मार रहे हैं, घंटों छापे मार के 2-2 फोन लेके चले गए। ये काम है ईडी का, ये करने के लिए बने आप। अडानी पे छापा नहीं पड़ेगा जो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी नहीं पकड़े जाएंगे जो 20,000 करोड़ इस देश के लोगों का लूट के भाग गए। ललित मोदी नहीं पकड़ा जाएगा तो 3,000 करोड़ लूट लिया, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा और 10,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी तो उस पर जेपीसी नहीं बनेगी, ईडी नहीं जाएगी। आप अजीत त्यागी के घर ईडी भेज रहे हैं, सर्वेश मिश्रा के घर भेज रहे हैं जिसके पिता गंभीर रूप से बीमार है, धमका रहे हैं, आप डरा रहे हैं। ये है आपका काम करने का तरीका। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो आप जीने नहीं देंगे किसी को। बट संजय जी, अगर बहुत बड़े नेता है तो आप अगर जो है ईडी वो अगर ईडी कोई छापा मार रही तो उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो सकता है? सरकार को दुश्मनी है भाई, ईडी को शराब घोटाले में कुछ लिंक ऐसे मिले हो, ऐसे हिंट्स मिले हो? व्यक्तिगत दुश्मनी है। ईडी अगर हमारे ऊपर छापा मार रही है तो अडानी पे क्यों नहीं मार रही है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच क्यों नहीं कर रही है? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्यों जांच नहीं कर रही है? बाकी जो तमाम लाखों करोड़ के घोटाले उनके सामने आए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पे कितने बार छापेमारी हुई, कितने बार कार्रवाई हुई, बताइए आप। तो सेलेक्टिव तरीके से आप काम कर रहे हैं ना। 3,000 छापेमारी की है 8 साल में ईडी ने और 23 लोगों को कन्विक्ट कर पाई है। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। तो ईडी किसके लिए काम कर रही है पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री के इशारे पर, अगर मोदी जी के इशारे पर ईडी काम करेगी तो ऐसी कार्रवाई करेगी। आप बताइए, रेड सीबीआई की रेड पड़ गई, ईडी की रेड पड़ गई, कितनी बड़ी चीज होती थी। आपने उसको मजाक बना दिया उस संस्था का। क्या कर रहे हैं? घंटों पूछताछ करके 2 मोबाइल लेके चले आ रहे हैं। ये स्तर रह गया ईडी का। ऐसे प्रतिष्ठा गिरा रहे प्रधानमंत्री जी इन संस्थाओं की, अपनी जेबी संस्था बना के। तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई आपको अगर, देखिए, डराइए उन लोगों को जो आपसे डरते हो। हमको क्यों डरा रहे हो भैया? हम तो आपसे डरते ही नहीं। हमने तो आपके सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। और मैंने जैसे कहा, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, मरने की हद तक लड़ने को तैयार हूं। तो आप डरा किस बात के लिए रहे हो? मुकदमा लगाना हो अभी लगाओ, जेल भेजना हो अभी भेजो। मैंने तो आज यहां तक कहा कि भाई अगर प्रताड़ित करने के नए नए तरीके तुमने इजाद कर लिए हो तो वो भी करो। नाखून कैसे खींचना है, जीभ कैसे काटनी है, हाथ की उंगलियां कैसे तोड़नी है, करो। अगर मैं पीछे हट गया तो मान लेना कि मैं अपनी माँ की संतान नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये काम इन्होंने बहुत गलत किया। मेरे साथ जो करना चाहते करते, मेरे साथियों के साथ जो इन्होंने किया, ये बहुत ही गलत बात है। इसका मुझे बहुत बेहद मन में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और हंसी भी आ रही है कि आप इतने बड़े नेता होके आप ये काम कर रहे हो। इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी होके आप ये अदालत, क्या आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत से इंसाफ मांगेंगे जैसे पिछली बार आप गए थे? नहीं, निश्चित रूप से जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। हमारे 3 साथियों को आप फर्जी फंसा रहे हैं, उनके घर में फर्जी धमकाने के लिए आप छापे मार रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? निश्चित रूप से अदालत जाऊंगा। देखिए आशुतोष जी, किसी व्यक्ति को तो इन लोगों की बंदर घुड़कियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना एक एक की गर्दन दबा के
ये सबकी राजनीति खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये डंडा चलाओ योजना चलेगी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है और मरते दम तक ईमानदारी से ही रहूंगा। बाकी इनको जो करना है करे। मैं फिर मोदी से कह रहा हूँ, मोदी जी उसको डराइए जो आपसे डरता हो, हमको आपसे कोई डर नहीं लगता। हमने जिंदगी में कोई बेईमानी गलती नहीं की है। बट संजय जी एक चीज ये बताइए कि अभी तक आप लोग विपक्ष की किसी भी लड़ाई में साथ नहीं आते थे। जब आप लोगों को चोट लगी, गलत धारणा है। जब आप लोगों को चोट लगी तब आप कलकत्ता जा रहे हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? एकदम गलत धारणा है, एकदम गलत धारणा है। आप मुझे बताइए, इस अडानी के जेपीसी के मांग को लेके, इस घोटाले को लेकर विपक्ष के साथ पुरजोर तरीके से सीना तान के आगे खड़े होके थे या नहीं थे? आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन में मैं तो तीन ही सांसद थे ना हमारे, कांग्रेस के साथ, तमाम और विपक्षी पार्टियों के साथ उस लड़ाई में सीना तान के, टेबल पे चढ़ के, माइक तोड़ के, जितनी ताकत क्षमता थी विरोध करके, सस्पेंड होके विपक्ष के साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? एक नहीं, आप अभी कार्यक्रम अपना अगर 50 मिनट का करेंगे तो मैं 50 ऐसी घटनाओं का उदाहरण दे सकता हूं जिसमें मैं विपक्ष के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर मजबूती से आम आदमी पार्टी खड़ी रही। तो ये सवाल व्यक्तिगत नहीं है, ये सवाल है डेमोक्रेसी का। क्या 5 जजों के फैसले को बदल दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई मायने हैं? क्या ऑर्डिनेंस के जरिए आप जजों के अधिकार को छीन सकते हैं? तो ये सारे सवाल है और निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है कि सारी पार्टियां सकारात्मक दृष्टि से सोचेंगी। बट एक चीज बताइए कि अब आप उसी कांग्रेस के साथ समय मांग रहे हैं मिलने का जिससे आपका 36 का आंकड़ा है। आप गुजरात जाते हैं और आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां हारती है, आप पंजाब में कांग्रेस पार्टी को हराते हैं, अच्छा, तो आप दिल्ली के अंदर आपने कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक में आशुतोष जी जीतती कैसे है? हम तो कर्नाटक का भी चुनाव लड़े। ये एक ऐसा प्रचार है जिसका कोई अंत नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीते तो उसमें आम आदमी पार्टी के लड़ने की कोई चर्चा नहीं होगी और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीते तो उसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। गुजरात में जहां 27 साल से वो बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं, वहां वो फिर एक बार हार गए तो हमारी वजह से हार गए। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है। और जहां कई ऐसे राज्य हैं जहां हम पहले चुनाव लड़े और वहां कभी कांग्रेस जीती। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को तो हमने 2 सीट पे पहुंचा दिया पंजाब के अंदर, जो सत्ता में थे अकाली दल के साथ एक जमाने में। बीजेपी को दिल्ली में एमसीडी में हराया, 3 बार विधानसभा में हराया। तो मुझे लगता है कि अभी सवाल भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का है। अभी सवाल है कि किस तरीके से हम आज खास तौर से ऐसे मुद्दों पर, जब लोकतंत्र को, संघीय ढांचे को, संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी ना मान के सिर्फ विश्वगुरु ही अपने आप को सब कुछ मानेंगे, ये जो धारणा आ गई है, तो इससे तो लड़ना पड़ेगा। महंगाई का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है। तो क्या जो मोदी विरोधी मंच बन रहा है, क्या आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होने के लिए तैयार है और क्या कांग्रेस के साथ बैठेगी उसमें? देखिए, इस दिशा में जितनी बातचीत हुई है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। 2 बार बातचीत नीतीश कुमार जी के साथ हुई है और वो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं एक दिन में कोई चीज तय नहीं होती। अब आगे की चीजें उन्होंने आगे भी बातचीत की है कांग्रेस पार्टी से, क्या उससे निकल के आता है, कैसे आगे बात बढ़ती है, उस पर अभी कोई टिप्पणी मेरी ओर से करना ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि खुले मन से नीतीश कुमार जी से और अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। दोनों बार की मुलाकात में मैं भी शामिल था। दोनों लोगों ने बाहर आके अपनी बातें कही हैं, मीडिया के सामने भी कही हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि छिपी हुई है। तो आगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी नीतीश कुमार जी की बात हुई है, दूसरे दलों के नेताओं से भी बातचीत हुई है और ममता जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे जी से, शरद पवार जी से। ये जो पिछले 2 दिनों की मुलाकात हुई, ये भी एक बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई। और सबका ये मानना है कि देखिए, राजनीति का जो स्तर प्रधानमंत्री जी ने आज की तारीख में गिरा दिया है कि सबको डरा के, धमका के, पार्टियां तोड़ के, सरकारें गिरा के
आप अपने साथ शामिल करें और राजनीति करें, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बट संजय जी, नीतीश जी क्या आपके और कांग्रेस के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं? अब ये शब्द मेरी ओर से इस्तेमाल करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने पूरी उनके साथ जो बातचीत हुई वो सकारात्मक बातचीत हुई, और जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं उसमें एक साथ सबको आने की बात हुई। अब आगे वो जो बात करेंगे कांग्रेस पार्टी से या दूसरे दलों से, उसके बाद क्या तय होता है तो बताएंगे आपको। क्या कोई फॉर्मूला हुआ है क्या दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी अभी गठबंधन ये में शामिल सारी होगी? बातें बहुत इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए आशुतोष जी कोई भी चीज इस कार्यक्रम में बोलना या कहना ठीक नहीं होगा। मैंने आपको कहा कि दोनों बार की बातचीत जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको लेकर सबको एक साथ आने की हुई हैं। अब आगे उन्होंने जो बातचीत की है उसके आधार पर अगर कुछ आगे बातचीत होती है, कोई आगे बात बढ़ती है, तो निश्चित आपसे शेयर करेंगे। आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए अपने विकल्प खुले छोड़ दिए हैं, दरवाजे बंद नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आप इंतजार कीजिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। नीतीश जी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? नीतीश जी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो इस समय हालात हैं, जिस तरह से मोदी जी राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं, जिस तरीके से संघीय ढांचे के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलट दे रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके तमाम नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। और खास तौर से जो मौजूदा परिस्थितियां हैं देश की, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, और उनका एक बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस भी था कि जातीय जनगणना का सवाल है। इन सारे सवालों पे सबको एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी से आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? क्या सिर्फ दिल्ली ऑर्डिनेंस के ऊपर बातचीत हुई है या आगे मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने के मसले पे जो मंच बन रहा है उसमें उसके मतलब भी बातचीत हुई? नहीं, ममता जी से, उद्धव जी से और जो शरद पवार जी से जो मीटिंग हुई वो निश्चित रूप से अध्यादेश से संबंधित ही थी, और जब ये बिल के स्वरूप में आएगा तो सारी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध करें, और उस समय सारे लोग एक साथ आए ऐसी, और सबने भरोसा भी जताया, पूरी तरीके से साथ देने का भरोसा जताया। शरद पवार जी आप लोगों के साथ हैं? निश्चित रूप से, और उन्होंने ये बात मीडिया के सामने आके कही, उन्होंने ये बात मीडिया के सामने आके भी स्वीकार की और कही। अब आगे आप यहां से क्या भूमिका देखते हैं आम आदमी पार्टी की? क्या आम आदमी पार्टी अपनी भूमिका राज्यसभा के अंदर जो अध्यादेश को हराने तक अपने को सीमित रखेगी या किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेगी जिसमें कांग्रेस पार्टी भी होगी और दूसरे विपक्षी दल भी होंगे? देखिए, गठबंधन का हिस्सा बनने में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दिन में तय नहीं होती, तो इसलिए उस पर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अभी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देना बहुत ही जल्दबाजी भरा फैसला होगा और बहुत ही जल्दबाजी की बात होगी। हाँ, एक बात जरूर है, जो आपने अध्यादेश की बात कही, तो ये 2024 का सेमीफाइनल जरूर हो सकता है। इस अध्यादेश के राज्यसभा में गिरने से विपक्षी एकजुटता का और मोदी हार सकता है, इस बात का बड़ा संदेश जरूर जाएगा। संजय जी, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि देश बड़ी उत्सुकता के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को देख रहा है? तो उन्होंने तो समय मांग लिया है सार्वजनिक रूप से, तो देखिए कब होती है मुलाकात। तो क्या अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इतनी तीखी आलोचना राहुल गांधी के बारे में की थी, अब उससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आशुतोष जी, हमसे आपसे बहुत सारे मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम आपके खिलाफ बोल सकते हैं, आप मेरे खिलाफ बोल सकते हैं। जब आप बड़े मसलों पर फैसला लेने जाते हैं तो ये सारी बातें बहुत छोटी हो जाती हैं, इन बातों का कोई मायने नहीं रहता। जब आप राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, लोकतंत्र के संविधान के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर, संघीय ढांचे के मुद्दे पर बात करने जाते हैं, जब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की रक्षा, उस वक्त कब आपने मुझे क्या कहा और मैंने आपको क्या कहा, वो लड़ाई और वो बातें बहुत छोटी होती हैं।
चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।